वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसी में मैं आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर दूंगा। पार्ट फर्स्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज हमें पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर रिलेटेड बॉडीज, मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इन लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है IFRS एंड देयर अजम्पशंस, IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमें लास्ट में पढ़नी है कुछ फुल फॉर्म्स। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो फुल फॉर्म्स भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, ताकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएँ। The rise in diversity, complexity and globalization of business made the study of accounting information important and essential. जैसे जैसे दुनिया तेज़ी के साथ बदली है, जैसे जैसे बिजनेसेस जो हैं उनको ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे ही अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। और अकाउंटिंग करना हर किसी के लिए एक, कहते हैं ना, मजबूरी हो गई है, क्योंकि जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे आपको अपना प्रॉफिट या लॉस पता नहीं लगेगा। बट द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग फॉलोड एट द accounting treatment of transactions and event made the accounting information less meaningful and incomparable. बट अगर आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं अगर आप उनको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पे पड़ेगा। इसका मतलब आपके फाइनेंशियल्स पे पड़ेगा, और आपका जो रिजल्ट होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो ठीक नहीं होंगे, मीनिंगफुल नहीं होंगे, और आप उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे। As need was, thus felt the certain minimum standard should be universally applicable so that the accounting statement have the qualitative characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability. हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ी जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों, ठीक है, जिनको सभी लोग समान तरीके से माने, सभी उनको फॉलो करें और उनके ऊपर भरोसा किया जा सके। ऐसे प्रिंसिपल जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके, जिनको समझा जा सके आराम से। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देयरफॉर एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, नाउ रिनेम्ड एज International Financial Reporting Board, was set up in the year 1973. ICI are the member of this committee. एक बॉडी बनाई गई जिसको हम बोलते थे IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, जिसको आज की डेट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड बोला जाता है। ये 1973 में सेटअप किया गया ताकि ये क्या कर सके, सभी के लिए ऐसे स्टैंडर्ड बना सके जिसको सभी लोग फॉलो करें, ठीक है, और जो आपके अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बन पाए। और ICI है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जितने भी आपने आज तक CA देखे हैं वो सभी के सभी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इस कमेटी का मेंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। बेसिक हमारा हो चुका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है हमारा सबसे पहले मीनिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, दैट इज गैप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स जो आपको एक गाइडलाइंस, एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू, जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं वो आप बना सकते हैं ईजिली। दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजर, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके लिए मैंने भी आपको एक बॉडी बताई थी IASC, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, जबकि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको बनाती है आपकी ICAI, और वही इन स्टैंडर्ड्स को क्या करती है, आपका इशू करती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर्स कैसा है, तो नेचर की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है दे आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट
क्रेडिटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दे प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी, ये हमें एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अकाउंट्स में क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, कंसिस्टेंसी आती है और हम इजीली अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं किसी अदर के साथ। पॉइंट नंबर 3, दे आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बिजनेस के नेचर को देखते हुए, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उसको देखते हुए, प्लस आपकी जो कंट्री के अंदर कानून है, जो लॉ है, उसको देखते हुए ये बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, दे आर मैंडेटरी इन नेचर, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एंटिटी को फॉलो करने मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनमेड होते हैं, ठीक है, मैनमेड होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर के अंदर, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से अगर लगता है कि इनके अंदर कुछ ऐड ऑन होना चाहिए तो वो ऐड ऑन किया जा सकता है, या लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इनके अंदर बना दिया गया है, डाल दिया गया है, तो उस पार्ट को भी हम इनके अंदर से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं मैं आपके साथ, तो ऑब्जेक्टिव में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, एनहेंस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर लोगों को भरोसा हो, ये उस चीज़ को इंश्योर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस चीज़ को इंश्योर करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईजी हो जाता है हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, उनको समझना। पॉइंट नंबर थर्ड है, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को किस तरीके से हमें अडॉप्ट करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कंपैरिजन, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स को किसी अदर एंटिटी के साथ या अपने स्टेटमेंट्स को अपने प्रीवियस स्टेटमेंट्स के साथ। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन का पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पहली क्लासेस में मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूँ। पॉइंट नंबर 5 है, मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विद द एम टू एलिमिनेट दैम टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ये क्या करता है, जो आपकी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनका जो मिनिमम इफेक्ट है, मतलब कि अगर उनसे जो गलतियां हो सकती है उस गलती को ये कम से कम कर देता है और आपके अकाउंट बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर बन जाते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा। यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यूटिलिटी में पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, गाइडलाइंस, वो रूल्स हमें ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर भी ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, यूनिफॉर्म एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है, हमें इंश्योर कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के द्वारा। थर्ड पॉइंट है आपका, इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब आप स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं तो जो यूज़र्स आपके अकाउंट्स को देख रहे हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स आपके इशूड करता है ICAI, तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स वेरीफाइड होते हैं, ठीक है, अच्छे से चेक किए हुए होते हैं, जिसके द्वारा आपके अकाउंट्स में गलती होने के चांसेस ना बराबर हो जाते हैं, इस वजह से आपके यूज़र्स को बहुत कॉन्फिडेंस होता है आपके अकाउंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, इट हेल्प ऑडिटर इन द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट, ऑडिटर वो जना होता है जो आपके अकाउंट्स को चेक करता है, चेक करने को बोलते हैं ऑडिटिंग करना, ठीक है, तो ऑडिटर को बड़ी मदद हो जाती है आपके अकाउंट्स को चेक करने में। लिमिटेशन की बात करूं तो दो लिमिटेशंस होती हैं आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। पहली लिमिटेशन है आपकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हैंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, ये मैन मेड होते हैं और हमेशा वेरिफिकेशन टेस्ट इन्होंने पास किया हो ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी जल्दी जल्दी में ये अप्लाई कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहले लिमिटेशन इसकी बन जाती है। सेकंड है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, हैंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस, बिजनेस के एनवायरनमेंट और लॉ जो आपकी कंट्री का है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज होता है या लॉ में कोई चेंज होता है तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ता है और ये इसकी सेकंड लिमिटेशन बन जाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा कुछ फुल फॉर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए।
तो टर्म नंबर फर्स्ट है IASB, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। टर्म नंबर सेकंड IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। थर्ड है आपका IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ टर्म है आपकी IFRB, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। और लास्ट टर्म है आपकी नेफ्रा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उम्मीद करता हूँ ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, मैंने सीरीज में इन टर्म्स को आपको दिया है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा IFRS। IFRS पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक आपको नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। IFRS का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। IFRS आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटिंग बॉडी। ये जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये एक सेटिंग बॉडी है। सेटिंग बॉडी का मतलब है कि ये इंटरनेशनल लेवल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स, देयरफॉर IFRS आर रेफर्स टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IASB जो इनको बनाती है, इशू करती है, वो बहुत ही ध्यान में रखते हुए हर किसी कंडीशन को, हर किसी एंटिटी को बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, इसीलिए इनको प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। इन दिस कॉन्ट्रास्ट विद सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लाइक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which contain significantly more application guidance, these standards are often referred to as rule based accounting standards। मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, जिनको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो इंडिया को ध्यान में रखते हुए थोड़े से मॉडिफाई किए जाते हैं, अलग से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अजम्पशन ऑफ IFRS। IFRS की ऐसी कौन कौन सी एजम्पशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो ये एजम्पशंस आपको याद होनी चाहिए। पहली एजम्पशन है आपकी एक्यूरल एजम्पशन, सेकंड एजम्पशन है आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन, और थर्ड एजम्पशन है आपकी मेजरिंग यूनिट एजम्पशन, और लास्ट है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। एक्यूरल बेसिस आपको याद होगा, कैश और क्रेडिट हमें दोनों की ट्रांजेक्शन करनी होती हैं गवर्नमेंट को बताने के लिए। गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है हमारी कि हमें अपने जो अकाउंट्स हैं उनको फ्यूचर में हमारी एंटिटी हमेशा चलती रहेगी, ये ध्यान में रख के बनाने होते हैं। मेजरिंग यूनिट एजम्पशन है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी की फॉर्म में मेजर हों, और लास्ट है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन कि कंपनी की परचेजिंग पावर कांस्टेंट बेसिस पे बनी रहनी चाहिए। IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, 3 पॉइंट में वो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर आपको नहीं अभी भी याद है तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ उन पॉइंट्स को, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन के जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वो सभी के सभी IFRS बेस्ड बनाने होंगे, जिसमें आपकी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल आपको बनानी होती है। सेकंड होता है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिनको आप इनकम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो स्टेटमेंट आपको IFRS के बेस के हिसाब से बनाने होंगे, जिसमें आपका रिवेन्यू और एक्सपेंस आता था। थर्ड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी आपको IFRS के हिसाब से बनाना होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी का मतलब है कि जो ऑनर का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है नॉट एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। नॉट एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का है कि इनके सपोर्टिंग्स, जैसे आपने लिखा सैलरी, तो सैलरी किस किस चीज़ें की सैलरी है वो आपको अलग से बतानी होगी। खर्चा अगर आपने लिख दिया तो वो खर्चों में क्या क्या खर्चे हैं वो आपको बताने होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आपका समर्थन अगर मुझे मिलता रहेगा, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए आज आपको रिकैप करा देता हूँ, आपको मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमने पढ़ा था नेचर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमने पढ़ा था यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी, जिसमें IASB, IASC, IFRS, IFRB और नेफ्रा हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था IFRS, जिसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ IFRS, अजम्पशंस और IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
फेसबुक पे आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे की क्लासेस के लिए मैं और अच्छे से प्रिपेयर हो जाता हूँ बनाने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल का बेनिफिट पहुँच सके। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।